हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लैप लेंथ के बारे में। तो आज हम ये देखेंगे कि लैप लेंथ क्या होती है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैप लेंथ बेसिकली जो स्टील बार हम प्रोवाइड करते हैं अपनी बिल्डिंग में, उसको ओवरलैप जब करते हैं तो जो ओवरलैपिंग लेंथ आती है उसे ही हम लैप लेंथ कहते हैं। तो इस वाले फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि ये स्टील बार है और ये स्टील बार है। हमने दोनों को आपस में ओवरलैप किया है, और तो जो ये दोनों कॉमन लेंथ शेयर कर रहे हैं यही लैप लेंथ होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम ये लैप लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं। लैप लेंथ प्रोवाइड करने का सबसे एक कॉमन रीज़न ये है, और यही एक मेन रीज़न है कि अगर सपोज़ करें आपको एक बिल्डिंग बनानी है जो कि 30 मीटर या 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो हमें उसमें हम देखेंगे हमारे पास 30 मीटर लंबा कोई भी स्टील बार मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम जो मार्केट में बार देखते हैं स्टील बार, वो मैक्सिमम 12 मीटर की लेंथ में अवेलेबल है। तो हमें 30 मीटर की बिल्डिंग को स्टेज में बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए दो बार के बीच में जॉइंट्स आएंगे। हमें वहाँ पे एक लैब प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे कि ये स्टील बार और ये वाला स्टील बार आपस में एक बॉन्डिंग शेयर करें। हम ओवरलैप इसलिए प्रोवाइड करते हैं हम अपने कॉलम में, ताकि जो भी लोड कॉलम से स्टील बार पे पड़ रहा है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए इस वाले स्टील बार पर। सपोज मैं आपको मॉडल में एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक ये मॉडल कंसिडर किया है, इसमें हम एक कॉलम की बात करेंगे। ये हमारा कॉलम है। तो गाइस ये हमारा एक कॉलम है जिसमें हमने 4 स्टील बार प्रोवाइड करे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, कभी भी हम अपने जो ये स्टील बार हैं इनको सेम लेवल पे कट नहीं करते। ये एक स्टील बार है और ये स्टील बार, हम इनको कभी भी सेम लेवल पर कट नहीं करते। वो कट इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर सेम लेवल पे कट करेंगे तो इनके जो जॉइंट्स आएंगे, लैप जॉइंट्स, वो भी सेम लेवल पे आएंगे, जो कि स्ट्रक्चरली हमारे कॉलम के लिए सही नहीं रहेगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे जो लैप जॉइंट्स आएंगे वो अलग अलग डिफरेंट लेवल पर आएंगे। तो हमारा बार यहाँ पे एंड हो गया। ये जो बार जो हमने नीचे से प्रोवाइड किया है, जो बेस से ऊपर तक प्रोवाइड हो रहा है, वो अप टू हेयर यहाँ तक ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसके बाद हमें एक जॉइंट देना पड़ेगा, और ये वाला बार जो हम अपने बार को कंटिन्यू कर रहे हैं कॉलम में, हमें यहाँ पे जॉइंट करना पड़ेगा इस वाले बार के साथ। तो सेम यही प्रोसेस रहता है सभी बारों के लिए। हमें यहाँ पे ये बार प्रोवाइड करने पड़ते हैं जॉइंट पे। तो यही हमारा लैप जॉइंट आता है। यहाँ पे इन दोनों बार में जो भी कॉमन लेंथ रहेगी, जैसे कि हमारी इस वाले कंडीशन में कॉमन लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो हमारी ये कॉमन लेंथ लैप लेंथ रहेगी। तो हमें इसे कैलकुलेट करना है, हम इसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी कैलकुलेटेड लेंथ रहती है और वो डिपेंड करता है, वो अभी हम जानेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी कैलकुलेटेड लेंथ रहती है कि हमें क्या लैप लेंथ प्रोवाइड करनी है अपने कॉलम में। तो वो हम जानेंगे कि हम कैसे लैप लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं दो कंडीशन में। पहली कंडीशन है टेंशन और दूसरी कंडीशन है कंप्रेशन। हम अपनी लैप लेंथ टेंशन में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा रिक्वायर्ड लैप लेंथ रहेगा, टेंशन में भी हमारे पास दो कंडीशन है, फ्लेक्सुरल टेंशन और डायरेक्ट टेंशन। अगर हम अपने लैप लेंथ को, अगर हमारा रीइंफोर्समेंट बार फ्लेक्सुरल टेंशन में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे जो लैप लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी वो एल डी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर फ्लेक्सुरल टेंशन की बात हो रही है तो हमारा रिक्वायर्ड लैप लेंथ एल डी या 30D में से कोई इन दोनों में से जो भी लेंथ हमारा बड़ा रहेगा, विच एवर इज ग्रेटर,
हम उस लेंथ को कंसिडर करके चलेंगे हमारा लैप लेंथ में। फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन, इन केस ऑफ डायरेक्ट टेंशन वी विल कंसिडर 2LD or 30D, whichever is greater in both we will consider that length, and here there is a minimum lap length of 50D or 200 mm। तो यहाँ पे 15D और 200 mm ये हमारी मिनिमम लैप लेंथ है जो हमें डायरेक्ट टेंशन में प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, और जो हमारी रिक्वायर्ड लैप लेंथ है वो 2LD और या फिर 30D। LD हेयर अगेन LD इज डेवलपमेंट लेंथ, एंड यहाँ पे हम D की बात कर रहे हैं। D इज व्हाट? D इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बार वी आर यूजिंग। अगर हम 12 mm का स्टील बार यूज कर रहे हैं तो हेयर द वैल्यू ऑफ D इज 12 mm। अगर हम 8 mm का या 10 mm का स्टील बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे D की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 12 mm स्टील बार का अगर हम निकालेंगे लैप लेंथ, तो इसके अकॉर्डिंगली 30D फ्लेक्सुरल टेंशन में अगर हमारा 12 mm का स्टील बार है तो 30D 360 mm। तो हमें 360 mm की रिक्वायर्ड लैप लेंथ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्लेक्सुरल टेंशन के केस में स्टील बार पर। वहीं पर अगर हमारा लैप लेंथ अगर हम कंप्रेशन के केस में लगाते हैं, अगर हमारा स्टील बार कंप्रेशन में यूज़ किया गया है तो हमारा लैप लेंथ LD, रिक्वायर्ड लैप लेंथ हमारी LD रहेगी, और जो मिनिमम लैप लेंथ है हमें 24D। अगेन यहाँ पे जो D है हम डायमीटर ऑफ बार को कंसिडर कर रहे हैं और LD हमारा डेवलपमेंट लेंथ। तो कंप्रेशन के केस में हमारी लैप लेंथ डेवलपमेंट लेंथ ही रहेगी, और जो मिनिमम लेंथ हमें रिक्वायर्ड देनी पड़ेगी वो 24D कंसिडर करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर एक कॉलम में हमें कंप्रेशन फोर्स रहता है, टेंशन फोर्स भी रहता है एंड पर, तो हमें एंड पर देना पड़ेगा। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा जैसा कि टेंशन फोर्स है तो हमें 2LD और 30D विच एवर इज ग्रेटर इन बोथ द कैलकुलेशन। अगर हमारा 2LD बड़ा है या 30D बड़ा है, दोनों में से जो भी वैल्यू हमारी ग्रेटर आएगी हम उसे अपना लैप लेंथ को कंसिडर करके चलेंगे टेंशन के केस में। तो गाइज ये था कि लैप लेंथ कंप्रेशर और टेंशन के केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कुछ जनरल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर जब भी हम लैप लेंथ देते हैं तो हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट है कि अगर हमारा कोई भी स्टील बार, हम ये जो स्टील बार यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका डायमीटर 36 mm से ज़्यादा है, अगर हम 36 mm से ज़्यादा स्टील बार अगर हम अपने कॉलम या बीम में रीइंफोर्समेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 36 mm डायमीटर के केस में हम इस टाइप का लैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करवा सकते। हमें उसे 36 mm के केस में उसे या तो हमें वेल्ड करना पड़ेगा। अगर इन केस अगर वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है तो हमें वहाँ पे लैप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे 6 mm का स्पाइरल रिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक क्या अदर मेथड है कि हमें यहाँ पे कपलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। कपलर्स बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला रीइंफोर्समेंट बार है, हम यहाँ पे इसको थ्रेडिंग दे सकते हैं, और ये जो हमें ऊपर स्टील बार इसके कनेक्ट करना है हम उसमें भी थ्रेडिंग दे सकते हैं। तो दोनों बार में अगर हम थ्रेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो हम दोनों बार को एक कपलर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड रहता है। अगर हमारा स्टील बार 36 mm के ज़्यादा डायमीटर में है तो हम वहाँ पे कपलर प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो हम सिंपली उसे वेल्ड करवा सकते हैं। तो हमें एक सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान देना चाहिए वो ये कि अगर इन केस हमारे दो डिफरेंट डायमीटर के हम स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
अगर हम इसी कॉलम की बात करते हैं तो हम जो बेस से जो हम स्टील बार यूज़ कर रहे हैं वो 12 mm का हम स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर तक इन टॉप में जब हम अपना 10 mm का स्टील बार यूज़ कर रहे हैं तो दोनों स्टील बार में जो डायमीटर रहेगा, एक 10 mm रहेगा ऊपर का डायमीटर और 12 mm रहेगा नीचे का डायमीटर। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा लैप लेंथ क्या रहेगा? तो हमें कंसिडर करके चलना है कि जो छोटा डायमीटर वाला स्टील बार है, जैसे कि 12 और 10 mm के केस में 10 mm हमारा छोटा डायमीटर का केस है, तो हमें सारी कैलकुलेशन ये रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है, यहाँ पे डी की वैल्यू हमें 10 mm कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर हमारा दो स्टील बार हम डिफरेंट डायमीटर के यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 8 mm या 10 mm या 10 mm या 12 mm, तो दोनों ही केस में जो भी डायमीटर जिस स्टील बार का छोटा रहेगा, हमें वो डायमीटर यहाँ पे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट रहेगा कि अगर हम दो डिफरेंट डायमीटर के स्टील बार यूज़ करते हैं तो हमें जो छोटा डायमीटर है वो कंसिडर करके चलना है। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लैपिंग लेंथ शुड नॉट बी डन एट सेम लेवल। जो हमारा लैपिंग लेंथ रहेगा, ये स्टील बार हमें कभी भी सेम लेवल पे नहीं कट करने हैं। अगर हम सेम लेवल पे कट करेंगे तो हमारे जो लैपिंग लेंथ और लैप जॉइंट वो सारे सेम लेवल पर आ जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कॉलम वीक रह जाएगा, और हमारे कॉलम में जो बकलिंग आएगी तो हमारा कॉलम उसे अवॉइड नहीं कर पाएगा। तो हमारे कॉलम के पास चांसेस रहेंगे कि हमारा कॉलम फेल हो जाएगा। तो कॉलम फेलियर के हाई चांसेस रहते हैं अगर हम स्टील लैप लेंथ अगर सेम लेवल पे प्रोवाइड कर दें, या जो हमारा स्टील बार है अगर हम उसे सेम लेवल पे कट कर दें। तो कभी भी हमें सेम लेवल पे कट नहीं करना है, हमें हमेशा ऑल्टरनेट लेवल पर हमें अपना स्टील बार कट करना है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। और एक लास्ट जो पॉइंट है, हाँ तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है कि जो लैपिंग एरिया, जहाँ पर हमारा लैपिंग एरिया आ रहा है वहाँ पे हमें ज़्यादा स्टिरप्स प्रोवाइड करने चाहिए। अब इस पॉइंट में क्या है, हमारा ये स्टिरप्स है, यहाँ पे हमारा कोई लैप लेंथ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी दो बार का स्टील का लैपिंग नहीं हो रहा। तो हमारा ये स्टिरप और ये स्टिरप के बीच में फॉर एग्जांपल अगर 6 इंचेस का गैप है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टिरप्स प्रोवाइड करने हैं। इन शॉर्ट कि हमें दोनों स्टिरप्स के बीच में जो हमारी लेंथ रहेगी वो हमें कम रखनी है, जिससे क्या होगा, जहाँ तक हमारा लैपिंग जोन रहेगा, हमारा लैपिंग जोन यहाँ से अगर इस स्टील बार की बात करते हैं तो हमारा लैपिंग जोन यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लैपिंग जोन में हमें ज़्यादा स्टिरप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कम डिस्टेंस में। यहाँ पे 6 इंचेस के डिस्टेंस में हमने स्टिरप प्रोवाइड करें हैं, तो वहाँ पे हम 4 इंचेस या 3 इंचेस के डिस्टेंस पे हमें स्टिरप प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट ना रहे, कोई भी चांसेस ना रहे कि हमारा कॉलम वहाँ से फेल हो सके। तो हमारे कॉलम फेलियर को अवॉइड करने के लिए हम ये सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें हमें लैप लेंथ पे हमें ज़रूरी थे जानने। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लैप लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं हमें जब भी हम कैलकुलेट करें लैप लेंथ, या फिर हमें साइट पे काम करते हैं तो लैप लेंथ में क्या क्या पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।